गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी के जो पुराने साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें आज हम लोग देखेंगे विविध यानी मिसलेनियस। ये मतलब यह स्टैटिक्स होता है और इसमें हर बार एग्जाम में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो बदलते नहीं हैं। इसी को घुमा फिरा कर बार बार पूछते रहता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप देख लीजिएगा कि बिहार का कौन कौन सा जिला जो नेपाल से बाउंड्री बनाता है। जो सबसे पश्चिमी जिला है उसका नाम क्या है, तो वही याद कीजिए, यह है पश्चिम चंपारण। और सबसे पूर्व का जिला है जो पश्चिम नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है तो वह है किशनगंज। इन सब के बीच के जितने भी जिले हैं उन सब का नाम याद कर लीजिएगा। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वह आपका इसका उत्तर होगा पूर्णिया। देखते हैं। बिहार नेपाल के साथ 779 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा रेखा साझा करते हैं। कितने जिले, तो 7 जिले हैं। कौन कौन, एक सीतामढ़ी, किशनगंज दूसरा, अररिया तीसरा, सुपौल चौथा, मधुबनी पांचवा और पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो अब तो यह 2 हो चुका है, लेकिन इसमें इस आंसर पर विवाद हो चुका था। इसका उत्तर ये होगा। यहाँ देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार में कौन है, तो नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में तथा महाबोधि विहार या मंदिर 2002 दोनों ही शामिल हैं। याद कर लीजिए कितना, तो 2। इस बार क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो रामसर साइट से आएगा, याद कर लीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो 2006-07 में। किन्होंने प्रकाशित किया, तो वही लिटिल मोदी। और आगे बढ़ते हैं। 2019-20 में इस श्रृंखला का यह 14वां सर्वेक्षण था और इसको भी किसने प्रस्तुत किया था, तो वह भी लिटिल मोदी ही। भारतीय वन अनुसंधान और सुरक्षा परिषद यानी ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता, यानी ट्राइफेड की बात हो रही है, के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ICFRE का मुख्यालय हैदराबाद, बंगलुरु और ऊपर देखते हैं और इलाहाबाद, देहरादून या कहाँ है, तो देहरादून में है। तो यह फुल फॉर्म देख लीजिए। तो मार्च 2018 की बात है में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE देहरादून में स्थित है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान आकलन परिषद TIFAC, सॉरी ट्राइफेड नहीं, वो तो ट्राइबल वाला है, यह है TIFAC नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है, तो बाढ़ बिहार में है, तो यह बिहार में है। तो यह यहाँ देखिए, तो यह सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। इसकी क्षमता 1980 मेगावाट की प्रथम यूनिट का उद्घाटन 2020 में मतलब कि शुरू होने की संभावना है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, बताइए। तो यहाँ भी डाउट हो गया बीपीएससी को, जिसने ई लगा दिया। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्ड वीक, यहाँ नाम देखिए इनका, कीन गोल्ड वीक ने 2 मिलियन यानी 2 मिलियन मतलब क्या, 20 लाख। मैक एवेडी एवं जोस ने 4 मिलियन यानी 40 लाख। थामलिन सन ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है, अतः कोई सही उत्तर नहीं बता पाया। बिहार की अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो बिहार में छठ पर्वों का पर्व महापर्व
छठ है। और आगे देखते हैं, यह दिवाली के ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। और यह इसमें क्या होगा, तो इस पर्व में सूर्य देव व उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है। याद कर लीजिए, उषा। और अर्घ्य डाला जाता है, जिसमें पहला अर्घ्य सूर्यास्त के समय और दूसरा सूर्योदय के समय। और दीपावली तो जानते ही हैं, यह हिंदुओं का रोशनी का पर्व है जो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वहीं बिशु केरल का एक प्राचीन उत्सव। कौन? तो बिशु। यह केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है और बिशु को आने वाले साल के लिए सौभाग्य व अच्छी किस्मत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। विनायक चतुर्थी एवं पर्व प्रत्येक वर्ष भगवान विनायक अर्थात गणेश के जन्म के अवसर पर भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। और विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है। कमेंट कीजिएगा कि जो इसको बहुत लार्ज स्केल पर मनाने का श्रेय किनको जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है? यहाँ भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, स्टार मार्केट है। तो वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्कीकरण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर अब राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से आरंभ होकर मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। तुईपंग पहले ग्रैंड ट्रंक रोड था, लेकिन नया नाम सबको रख दिया गया है, जिस कारण ये चेंज हो गया। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो बिहार में कौन कौन आएगा? तो यहाँ भी स्टार लग गया। क्यों? क्योंकि देखिए, वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर ये शहीद हो गया, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरवेज यह भी शहीद हो गया, सहारा एयरलाइंस यह भी नहीं है, रॉयल नेपाल एयरलाइंस है एवं जेटक नेट एयरलाइंस आदि प्रमुख हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह बिहार में राजगीर में है। कहाँ? तो राजगीर में है। बनाया किसने? तो जापानियों ने बनाया। यहाँ देखिए, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वहीं वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर यानी 125 फीट एवं चौड़ाई 36 मीटर है। गुंबद का व्यास 20 मीटर यानी 65 फीट है। आगे देखते हैं, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। पटना का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो यह भी स्टार्टेड है क्योंकि यह बहुत सारे शहरों से जुड़ा हुआ है, अतः BPSC ने इसको भी डिलीट कर दिया। वर्तमान में क्वेश्चन आएगा कि बिहार का कौन सा एयरपोर्ट है जिसे हाल ही में चालू किया गया है? तो वह हुआ दरभंगा। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना से बहुत सारे स्थलों से जुड़ा है। जैसे कौन कौन? देखिए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि। अतः बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको भी डिलीट कर दिया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जब बना था बहुत हाईलाइटेड था। यह हाजीपुर यानी बिहार में है। अब क्या आएगा? तो अब नया आएगा कि तटीय रेलवे कहाँ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर व दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो कहाँ होगा? राजधानी में यानी पटना में। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है, यानी रेड कॉरिडोर की बात हो रही है। तो यह अब पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर आपको झारखंड से शुरू होता है, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ और बिहार, यह तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक फैल चुका है। तो भारत का नक्सलवाद क्षेत्र अब उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार राज्य में विस्तारित हो चुका है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे तो कहाँ से, तो ये पुरुलिया के थे, याद कीजिए यहाँ। तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। कहाँ के, तो बिहार के थे। इनकी कर्म भूमि तत्कालीन बिहार की पुरुलिया जिला ही रहा, लेकिन पुरुलिया कहाँ है, तो 1956 में इसको पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रहा। तो यह प्रधान हिंदू जाति के हाथों में रहा है। तो कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 और वर्ष 1959 में इसमें संशोधन हुआ, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, और आगे देखिए, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे तो बाबू महेश्वर प्रसाद, याद कर लीजिए। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, नाम ही है दक्षिण, तो दक्षिण में ही होगा। तो दक्षिण में क्या है, तो अंटार्कटिका है, और उत्तर में आर्कटिक है। तो श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अस्थायी यानी परमानेंट शोध केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका के लार्स मैनहिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम भारती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, याद कीजिए, गीता रहस्य। जब वो मांडले जेल यानी म्यांमार में बंद थे तो उसी समय इन्होंने लिख डाला। पुस्तक 1984 यानी 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जॉर्ज ऑरवेल है। नाम क्या था उसका, तो एनिमल फॉर्म वाला ये किताब है। पुस्तक का नाम क्या था, 1984। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद कर लीजिए, अर्जुन पुरस्कार। और आगे बढ़ते हैं। तो खेलकूद के लिए बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे कि देख लीजिए हैं। तो सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अलावे अर्जुन पुरस्कार भी खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को 1 मेडल, प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 1 प्रतिमा, प्रमाण पत्र तथा 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से किस विदेशी को भारत रत्न प्रदान किया गया, तो नेल्सन मंडेला को दिया जा चुका है। तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त कराने के लिए 1990 में भारत रत्न दिया गया था। और भी एक नाम था, क्या नाम था उनका, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। वो और भी विदेशी कहे जाएंगे। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात में केवल 3% करता है। सबको सब तो वह अपनी जानवरों को खिला देता है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। आगे देखिए, दुग्ध उत्पादों में विश्व का भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, यह भी सही है। भेड़ विश्व संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है, तो यह भी सही है। तो गलत कौन हो गया, देखिए 1 नंबर क्या है इसमें। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा यानी ऊन का, तो ऊन का 25% उत्पादक है और 40% निर्यातक है। और इन्होंने क्या कहा था यहाँ पर देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका
विश्व का 50% अधिक मक्का पैदा करता है। तो देखते हैं यह मक्का और ज़्यादा पैदा करता होगा। तो यहाँ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35.51% यानी 1/3 मक्का ही पैदा करता है मात्र, और अमेरिका विश्व के मक्का निर्यात का 32% निर्यात करता है, 3% नहीं। यह बहुत बड़ा अंतर है। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई, पीएलओ यानी फिलिस्तीन की बात हो रही है। तो सीधी बैठक 1991 में हुई थी। यह बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब तो अब्राहम एक और से क्वेश्चन आएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के प्रथम अध्यक्ष तो पीटर सदरलैंड थे, और वर्तमान में रॉबर्टो अजेवेडो हैं WTO के महानिदेशक, जो कहाँ के हैं तो यह ब्राजील के हैं, और इन्होंने ही इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो आज़ादी के तुरंत बाद यानी 1948 में। केंद्र बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम लिमिटेड अधिनियम नंबर 14 के अंतर्गत पारित किया। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई थी। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो यह भद्रा नदी पर है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ? तो बाबा बुदन पहाड़ी। क्यों प्रसिद्ध है यह? तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी में लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, तो यह नशा से संबंधित है। तो कौन का है इसमें? तो भारत के पूर्व में है। नाम थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों के उत्पादन करने वाले क्षेत्र में है। तो एक और लाओस का भी नाम आता है इसमें। तो देखिए, तो स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अवैध अफीमी उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को मिलाकर बनाने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी गोल्डन क्राइसेंट कहते हैं। क्रिसेंट। आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? लगभग 5.5 करोड़। लगता है जैसे कि घर घर जाकर गिन लिए होंगे। चलिए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के 60 गैर सरकारी संगठनों यानी NGO द्वारा 1989 में गठित साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड द्वारा 21 मई 1993 को बाल मजदूरी पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरी की संख्या 5.5 करोड़ थी। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री पूर्णो ए संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ है, यानी भारत के हिसाब से, और NGO के हिसाब से 5.5 करोड़। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है तो सऊदी अरब। लेकिन यहाँ देखिए, सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहला स्थान है और दूसरे स्थान पर USA है। प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से था? तो वे बैडमिंटन खेलते थे। बेटी हीरोइन बनती है यानी दीपिका पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। प्रकाश पादुकोण ने 1971 में जूनियर एवं सीनियर वर्ग का राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया। 1971 से 1979 तक लगातार 9 वर्षों तक सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता रहे। 1979 में प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम याद कर लीजिए, यह संतोष यादव थी। तो हरियाणा राज्य की निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी महिला यानी भारतीय हैं। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव है। प्रथम बार मई 1992 में और दूसरी बार 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री दिया था। लेकिन जो सबसे पहली बार कौन चढ़ा? तो 1984 में विजेंद्री पाल, वह पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया था। आगे देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं
तो याद कीजिए अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद लिखित इंडिया मीन्स फ्रीडम का प्रकाशन ओरिएंट लॉगमैन द्वारा वर्ष 1959 में किया गया था। अपनी इस पुस्तक में आज़ाद ने अपने अनुभवों तथा दृष्टिकोणों को दर्ज किया है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो राष्ट्रीय मैमल भारत का कौन है? याद कर लीजिए, बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम याद कीजिए, पैंथेरा टिग्रिस है, जो एक स्तनधारी पशु है, अतः उत्तर सही है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने शुरू किया था बाघों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, जो घट रहा था उसको बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अब तक 50 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और यह कलिंग पुरस्कार किसके लिए? तो 1952 में शुरू हुआ, यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाने वाला। इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुइस डे ब्रोगली हैं। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को इनाम स्वरूप $40,000 तथा एल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ क्या हुआ था, हाउडी मोदी कार्यक्रम, वही स्टेडियम होगा। देखिए, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। वर्ष 1909 में निर्मित तथा विश्व के सर्वाधिक क्षमता यानी दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में 2,57,000 दर्शकों के बैठने की अस्थायी व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 4 लाख तक किया जा सकता है। इसके विपरीत कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम, क्या नाम था उसका, एनग्राडो में डे स्टेडियम है। वहाँ स्टेडियम की क्षमता 1,50,000 ही है। और भारत का सबसे बड़ा कौन है? क्रिकेट का स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा, तो अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया के लेखक हैं, याद कीजिए, नीरज सिंह चौधरी। क्या नाम है इनका? नीरज सिंह चौधरी। ए ऑटोबायोग्राफी ऑन एन अननोन इंडियन भारतीय मूल के लेखक नीरज सिंह चौधरी द्वारा 1951 में रचित पुस्तक है। आत्मकथात्मक विधा में रचित इस पुस्तक को नीरज सिंह चौधरी ने 1897 में किशोरगंज, वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित, में अपने जन्म से आरंभ किया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, कलकत्ता में अपने जीवन के विकास, यानी कहेंगे कि भारत का जितना ऐतिहासिक वर्णन किया जा सकता है उन्होंने अपने नज़रिए से किया है। फिर वे पार्टीशन का भी भयावह वर्णन उन्होंने किया होगा। आगे देखते हैं, अनैतिक रोडिक किसकी लेखिका है? सॉरी, अनैतिक नहीं, ये नाम क्या होगा इनका, अनीता रोडिक किसकी लेखिका है? तो वे बिजनेस एज अनयूजुअल की लेखिका है। क्या नाम है? बिजनेस एज अनयूजुअल, अनीता रोडिक। और आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पीस क्या है? तो हरित शांति नाम है इसका, ग्रीन पीस। तो यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ग्रीन पीस। और इसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर में 1971 में अमेरिका द्वारा अलास्का में परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था। विश्व का प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति तथा जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए किया जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो शक्ति देखिए 400:90 है, यानी कि 400 राष्ट्रीय सभा में मेंबर होंगे और 90 होगा राज्यसभा में उसका। तो राष्ट्रीय सभा में 400 सीटें हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अनुसार विभिन्न पार्टियों को सामान्य चुनाव में प्राप्त वोट प्रतिशत के बराबर राष्ट्रीय सभा में सीट आवंटित की जाती है। यदि किसी राजनीतिक दल को चुनाव में 40% वोट मिलते हैं तो राष्ट्रीय सभा में 40% अर्थात 160 सीटें प्राप्त होंगी। भारत जैसा नहीं कि वोट प्राप्त हुआ 20%, सीट कितना तो कुछ भी नहीं। सीनेट दक्षिण अफ्रीका में संसद के दूसरे सदन के रूप में स्थापित सीनेट का गठन 1994 में किया गया। वर्ष 1996 में नए संविधान के अंगीकरण के साथ ही सीनेट का नाम बदलकर राज्यों की राष्ट्रीय परिषद कर दिया गया, यानी राज्यसभा है यह, और इसकी सदस्य संख्या 90 है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो यह यूएसए में है।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था और फ्रांस ने इसको गिफ्ट के रूप में अमेरिका को दे दिया था। इस मूर्तिकार का नाम क्या था? फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोलोडी। जिस पर इसे स्थापित किया गया है उसके वास्तुविद हैं अलेक्जेंडर गुस्ताफ एफिल। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक है। बस आगे बढ़ते हैं। यह न्यूयॉर्क में स्थित है, इतना नहीं जानना है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह कौन है? यहाँ स्टार लगा दिए। क्यों? देखिए, भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक हिंदी 41% लोग बोलते हैं, बंगाली 8.1% लोग बोलते हैं, तेलुगु 7.19% और चौथा है मराठी है। तो इसमें बंगाली नहीं था अतः तेलुगु उत्तर होता है इसका। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। यूनेस्को में कौन कौन है तो देख लेते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी है। यूनेस्को में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश यानी 6 भाषाएं हैं। चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश, हिंदी ना है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किन्होंने लिखा? तो अरविंदो घोष ने लिखा था। और अरविंदो घोष ने आध्यात्मिक कविता सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, गीता पर निबंध, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री आदि लेख एवं कविताएं लिखी हैं। और इनका आश्रम कहाँ? तो पांडिचेरी में है। द मूर्स लास्ट साई, द मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं। बताइए कौन है? तो उनका याद कर लेते हैं नाम, सलमान रुश्दी। अभी उनका हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? विवादित पुस्तक तो क्यों चोटे, सलमान रुश्दी का ही पुस्तक का नाम है। निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो कौन है? तो उसका ही पॉपेट कंट्री यानी सऊदी अरेबिया। और भारत अभी दुनिया में हथियार खरीदने के मामले में दूसरे स्थान पर है। और भारत अपना सबसे अधिक हथियार लगभग 56% वर्तमान में कितना? तो 56 रूस से खरीदता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव आरंभ किया गया था 1987 में। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली 1987 कहाँ? तो यह मगहर में है। और 1987 से इस मगहर में मगहर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 2012 और 2017 में न हुआ था। और ये मगहर यूपी में है जो 12 से 18 जनवरी के मध्य आयोजित होता है। पूर्व सोवियत संघ का पहला गणराज्य था। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ सबसे पहले उससे अलग होने की घोषणा किसने किया था? याद कर लेते हैं। नाम है लिथुआनिया। क्या नाम है इसका? लिथुआनिया। तो पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से स्वयं को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला गणराज्य लिथुआनिया था। तो लिथुआनिया 11 मार्च 1990 और बाकी सब 91 में, जॉर्जिया 9 अप्रैल 91, एस्टोनिया 20 अगस्त 91, यूक्रेन 24 अगस्त 1991 को अलग हो गए थे। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप पुरस्कार बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? तो बैडमिंटन के लिए। तो याद कर लेते हैं। तो थॉमस कप पुरस्कार क्या है? तो पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। कौन? तो थॉमस कप। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ IBF के प्रथम अध्यक्ष सर जॉर्ज एलन थॉमस द्वारा 1939 में इस प्रतियोगिता का विचार दिया गया। प्रथम थॉमस कप का आयोजन 1948 से 49 में क्वींस हॉल प्रिस्टन में हुआ था। प्रथम थॉमस कप मलेशिया यानी तत्कालीन मलाया ने क्या? तो डेनमार्क को 8-1 से हराकर जीता था। और थॉमस कप प्रतियोगिता 2018 का विजेता चीन है जिसने हराया किसको? तो जापान को। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है और यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है। 2018 में यह पुरस्कार गोकुलम केरला ने मोहन बागान को पराजित करके जीता था। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो यह हरिद्वार में मनाया गया था। 1998 की बात है। जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने किया था। तो जंतर मंतर जयपुर, इसी जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने किया था। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र,
राशि विलय यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंत्र वेधशाला के प्रमुख यंत्र हैं, जिससे सूर्य एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है और 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक ठीक समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जय सिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं कहाँ याद कर लेते हैं, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी व जयपुर में बनवाई, जिसमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्क संगत है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार होता है लगभग 50 कुंटल यानी 5 टन। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 2000 से 5000 किलोग्राम होता है। अब तक का सबसे वजनी हाथी अफ्रीकी हाथी को माना गया है, जिसका भार लगभग 70 क्विंटल या 60 टन या 7000 किलो होता है। ये वयस्क भारतीय हाथी प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक का भोजन करता है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है, याद कर लेते हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। बहुत सारे भाषा बोलते हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। इसके अतिरिक्त रोमांस, याद कीजिए, रोमांस भाषा भी स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन कौन है वे? तो एस चंद्रशेखर तो हैं ही, अब हरविंद खुराना को कहेंगे कि सीवी रमन को। यहाँ देखिए, एस चंद्रशेखर और हरगोविंद खुराना ये भारतीय थे, लेकिन अमेरिका में जाकर बस गए, यहाँ नौकरी नहीं मिला। खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को 1983 में, भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए तथा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? वही है लॉर्ड स्वराज पाल। लॉर्ड पाल को ब्रिटेन ने 1996 में लाइफ पीयर की उपाधि प्रदान की थी और